अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करे होंगे। और बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो बड़ा लाइटर टॉपिक है, लेकिन उसके फायदे जो हैं वो बड़े हैवी फायदे हैं। उसके फायदे जो हैं वो आपकी सेहत से रिलेटेड हैं और डेफिनेटली अगर कोई बात सेहत की हो रही है तो उसका कनेक्शन डाइट से होगा। और अगर हम डाइट की बात करेंगे तो डाइट में सबसे बेस्ट हमारे लिए खाने पीने में डॉक्टर्स या हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े या हमारी हिस्ट्री में क्या सजेस्ट करती है वो है वेजिटेबल्स और सब्जियां। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ग्रीन फैमिली के मुतालिक कि जो लोग इनको अपने रूफ के ऊपर लगाते हैं, जो लोग खाने में सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनसे इनको क्या फायदे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो है बहुत सारे लोग अब वेजी नहीं है, मतलब पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है वो प्रॉन्स, चिकन और मीट खाने लगे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमें साफ सब्जियां भी फराहम नहीं होती हैं। और बहुत सारे लोगों का मुझ समेत यही कहना है कि सब्जियां पहले हमें हाइजीनिक और साफ सुथरी मिले तो हम उन्हें खाएं। लेकिन हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे हमारे एक्सपर्ट और सब्जियों की अफादियत के ऊपर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर सब्जी साफ सुथरी नहीं है तो उसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं बॉयल करके। कितने फायदे हैं इसके डाइट पे, कितने फायदे हैं इसके आपकी जिंदगी पे, और इससे आपका लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो सकता है, आपकी हेल्थ कैसे चेंज हो सकती है और आप खुश कैसे रह सकते हैं, ये सारी डिस्कशन करेंगे हम आज ग्रीन फैमिली के मुतालिक। बिल्कुल सबा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है और एक हेल्दी डाइट के अंदर क्या क्या जरूरी होता है ये सब आज के शो में हम बात करेंगे। और एक हेल्दी डाइट में ग्रीन फैमिली का कितना अहम रोल है ये सभी जानते हैं, क्योंकि तकरीबन हर तरह की ग्रीन वेजेस में फैट मिनिमम जबकि डाइटरी फाइबर हाई क्वांटिटी में होता है, जो ना सिर्फ आपके स्टमक को ठीक रखता है बल्कि कैंसर और हार्ट डिजीजेस के रिस्क को भी काफी हद तक रिड्यूस करता है। और जो लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स को लेकर काफी कॉन्शियस हैं, आप तो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ही, पर वो तमाम लड़कियां जो चाहती हैं कि हम खूबसूरत दिखें और उनकी स्किन जो है वो ग्लो करे, तो जनाब आज का शो आपके लिए भी है, क्योंकि आज हम अपने शो में बुलाने जा रहे हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट को जो हमें बताएंगी कि इन सब्जियों का ब्यूटी में क्या रोल होता है, ये हमारे लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव करती हैं और डेली रूटीन में इनकी इंटेक कितनी होनी चाहिए, ये सब आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मिलेंगे एक ऐसी खातून से जो अपने खानों में सब्जियों का खूब इस्तेमाल करती हैं। हेल्दी फूड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो है आप वेजिटेबल और फ्रूट्स लीजिए, बच्चों को दीजिए, जिसमें हरी सब्जियां जो हैं वो एक बड़ा पार्ट है उनका। अगर आप मेंटेन करें अपनी बैलेंस डाइट तो उसमें ज़्यादा जो पार्ट होता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है। और अब मिलेंगे कराची के मुस्लिम रजा से, जिन्होंने अपनी रूफ टॉप को किचन गार्डन में तब्दील कर दिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से मेरा मिशन है अपनी सब्जियां खुद उगाएं, ताज़ा ग़िज़ा मुफ्त खाएं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है, आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप बहुत सी चीज़ें खुद उगा सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की सब्जियां खुद हासिल कर सकते हैं। और मिलेंगे सब्जी फरोश से जो ताज़ा सब्जियों की शक्ल में लोगों को सेहत बेचता है। सब्जियां मैं लोगों से यही कहूँगा जो सीज़न की सब्जियां हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जो है इंसान के लिए, हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं सब्जियां, क्योंकि ना इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको मालूम है जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर उनको डॉक्टर बताते हैं कि जी आप ये सब्ज़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर उस चीज़ की कमी रह जाती है, सीज़न में वो यूज़ नहीं कर पाते हैं वो सब्जियाँ। मेरे हाथ में अखबार देखकर सब समझ ही गए होंगे कि ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पनामा केस की, और आज की हेडलाइन जो मेरे पास है एक्सप्रेस में वो भी इसी हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आ रहे हैं पनामा केस पर कि सड़कों पर जो होना था हो चुका, अब फैसले का इंतजार करें। हम देख रहे हैं कि हर तरह की सियासी जमात, डिफरेंट जो सियासी जमातें हैं वो फौरी जो समात होती है उसके बाद आती है बाहर और मीडिया से टॉक करती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जो सड़कों पर होना था वो हो गया और जो बाहर अदालत के उस हिस्से से बाहर जो भी बातें हो रही हैं वो भी अपनी जगह, लेकिन फैसला जो है वो अभी भी हमारे हाथ में। इसी हवाले से खबर जो है वो यहाँ पर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस की समात के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि अभी तक सच सामने नहीं आया,
झूठ उस वक्त साबित होगा जब सच सामने आएगा। सारे लोग अपनी कमेंट्री खुद तक रखे, सड़कों पर जो होना था हो चुका, आप फैसले का इंतजार करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जमात इस्लामी के वकील से कहा कि फर्ज कर लेते हैं कि वजीर आजम ने झूठ बोला तो आप बता दें सच क्या है। और आज भी जो है वो ये वकील जो तौफीक है ये अपने दलाइल मजीद भी पेश करेंगे। तमाम तज्जियाकार हो, वकील हो या फिर अदालत हो, सब यही कह रहे हैं कि जी सब्र करें, तहम्मुल करें। अदालत के बाद आपको कमेंट्री करने की या समाज लगाने की एक और जरूरत नहीं है, कम से कम जो है वो फैसले का इंतजार करें। अच्छा, जंग है मेरे पास और इसमें जो है मेन लीड है, ये है सच झूठ का फैसला। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है झूठ साबित करने के लिए सच सामने लाया जाए, सड़कों पर जो होना था हो चुका, अब फैसले का इंतजार करें। पनामा केस में जजों की इस तरह के रिमार्क्स हैं और ये तमाम मिली जुली जो है हेडलाइंस हैं, दोनों मेन लीड्स हैं जंग और एक्सप्रेस में। अच्छा, इसकी एक और लीड जो है वो मैं शामिल कर लेती हूँ और यहाँ पर है इमरान अपने रवैये पर बजिद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी, जबकि 21 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया गया है। पीटीआई की तरफ से जवाब जमा कराया गया, ना ही वकील पेश हुआ। इमरान खान का मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज पर उन्होंने और ना ही उनके वकील ने मुआफ़ी मांगी है। दरख्वास्त गुजार का ऐसा कहना है ये वही इलेक्शन कमिश्नर वाला मसला है, तौहीन अदालत वाला मसला है, जिस पर अदालत ने जो है 21 फरवरी तक अब पीटीआई से जवाब तलब कर लिया है। जबकि पीटीआई का ऐसा कहना है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो देखना है कि ये है कि अब क्या होता है। समझ में नहीं आ रहा सबा कि पलड़ा इस वक्त किसका भारी है, हुकूमत का या इमरान खान का। क्योंकि अभी जो एक और खबर मेरे पास यहाँ पर है वो है जर्मन अखबार के हवाले से, और उसमें भी इस बात का इंकशाफ किया गया है कि मरियम नवाज पनामा ऑफशोर कंपनियों की बेनिफिशियल ओनर है। ये बात वाज़ेह तौर पर वहां पर मेंशन है और इसको भी एक उज़र बनाया है इमरान खान ने, और वो भी इस पर कह रहे थे कि जी पहले बीबीसी और अब जो जर्मन अखबार है उसमें भी इसी तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे जानिब से जर्मन अखबार को भी कहा गया कि जी इसको भी हम मुस्तरद करते हैं। वही समझ से बाहर है कि जनाब हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर फैसले का इंतजार करते हैं, जैसे कि कहा गया कि अभी चुप साध ले और लेट्स सी के आगे क्या होता है। तो जनाब नेक्स्ट खबर जो मेरे पास है वो है जनरल बाजवा के हवाले से कि हमारा जवान दुनिया का बेहतरीन फौजी है, इंतहाई पेशावर फौज की सरबराही पर मुझे बहुत फख्र है। और ये फख्र मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस बात से मुझे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ याद आ गए, जो हमेशा से ये कहते रहे कि मुझे अपने हर जवान पर बड़ा फख्र है। और उनके भी अल्फाज जो है कुछ इसी तरीके के थे। तो हमारी कोई भी चीफ हो, हमारी कमान कोई भी संभाले, सब पाकिस्तान के लिए एक है। खैर, अच्छा, अगली खबर जो है वो मैं यहाँ पर शामिल करूंगी और ये है कुछ भारत के हवाले से, और मुझे कुछ सुकून नहीं मिलता अगर भारत के हवाले से मैं कुछ बताना दूं। अच्छा, आई है जनाब, खबरें आएंगी। हाँ, अच्छा, ये जो है ये है भारत पे गिरफ्तार कश्मीरी बच्चे बेगुनाह निकले, अब तक रिहा नहीं किया गया। भारत का एक और भांडा, एक और पोल भी खुल गया। जिन कश्मीरी बच्चों को, जिन बेगुनाहों के सर पे वो इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली वो बच्चे जो है वो बेगुनाह निकले हैं। उड़ी हमले के बाद भारतीय फोर्सेज ने आजाद कश्मीर के 2 तलबा फैसल हसन और यासीन खुर्शीद को गिरफ्तार किया था। और ये बड़ी सैड बात है अगर आप देखा जाए तो, ये स्टूडेंट हैं और आपने इनको शुबे में गिरफ्तार किया, इल्जाम भी लगा दिए और अब वो बेकसूर निकले। तो उनका वो जो टाइम सारा गया, उनकी जो स्टडी गई, उनकी जो सारी ज़हनी करैक्टरिस्टिक गई, वो उसका वो कौन वापस करेगा? और बात ये है कि 18 सितंबर का वाकया है और फिर हमने देखा कि 21 सितंबर से ये बच्चे कैद में रहे हैं। उसके बाद तफ्तीश भी हुई है और उनके जो इदारे हैं उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि इन बच्चों का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है इसमें उड़ी हमले में, लेकिन स्टिल उनको इतनी। लेकिन हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? जो लोग हमारे कबूतरों को पकड़ लेते हैं तो वो तो फिर बेचारे बेकसूर। और पाकिस्तान को दूसरी तरफ आप देखिए कि उन्होंने उनके फौजी को भी छोड़ दिया। मतलब क्या ज़र्फ है पाकिस्तान का। सलाम पाकिस्तान। खैर, अच्छा, और आपके पास क्या खबर है ताकि फिर मैं आगे शेयर अच्छा जनाब, अभी पारा चुनाव धमाके के हवाले से चौधरी निसार के बयान सामने आ रहे हैं कि दो वाज़े अलर्ट्स के बावजूद मुनासिब इंतजाम क्यों नहीं किए गए। ये सवाल किया है चौधरी निसार ने। और खुफिया इत्तलात के बावजूद इस किस्म के वाकयात कहीं सिक्योरिटी कोताही तो नहीं, वज़ीर दाखिला खराब मौसम के बायस पारा चुनाव ना जा सके। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से भी एक अहम खबर बताते चलें कि वो मुल्तान में जो है वो आज मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह भी करेंगे, जहां पर बहुत सारे गैर मुल्की लोग भी शामिल होंगे और बड़ी तादाद में जो है वो ये लोग जमा होंगे, वो फूड जमा होंगे। और एक और इफ्तिताह किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तरफ से। अब लेट्स सी के कब जो है इसकी
सब जिन इदारों में, हाँ, जिन इदारों में थोड़ी सी नाहली है उन पे तो हम बात करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें मेरा ख्याल है उन्हें भी साथ साथ सराहना चाहिए। अच्छी बात है कि मुल्तान में भी मेट्रो बस का निकाल किया जा एटलीस्ट ये रहा वही है। बात है जो मैं उस दिन कर रही थी कि हाँ। कितना भी बड़ा इशू हो पनामा केस का, अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो या पाकिस्तान के अंदरूनी मामला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी हमारे जितने भी मसाइल हैं एटलीस्ट वो चल रहे हैं। ये नहीं है कि पनामा केस की वजह से सब कुछ रुक गया है। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से बिजनेस रिकॉर्डर, खबरें तो जंग में भी बहुत है लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है तो बिजनेस रिकॉर्डर भी थोड़ा सा मैं इनकी मेन लीड जो है वो ये है, यूरिया एक्सपोर्ट अलाउड बाय ईसीसी। और एक और इन्होंने जो यहाँ पर मेन लीड लगाई हुई है वो है ट्रंप के मुतालिक, ट्रंप पुल्स यूएस आउट ऑफ पैसिफिक ट्रेड डील, लूजिंग एशिया टाइज। और एक और यहाँ पर जो खबर है वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुतालिक, ब्रीफ रिकॉर्डिंग्स पाकिस्तान स्टेट ऑयल, और ये उसके रुपीस भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं और कितना गेन किया है वो भी यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये बिजनेस रिकॉर्डर्स की आज मेन न्यूज़ है। अच्छा, डॉन में भी जो दो अहम खबरें हैं उनमें पहली खबर जो है वो आपको बता दें, वो एज यूजुअल पनामा के हवाले से ही है और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है और उनका ये कहना है कि प्लीज हमें काम करने दें, तमाम पार्टी जो है भी खामोशी इख्तियार करें बजाय ये कि बिला वजह का शोर जो है वो मचाएं। उसके बाद दूसरी खबर जो है वो ईसीपी के हवाले से है, जिन्होंने इमरान खान को कॉन्टेम्प्ट नोटिस जारी किया है और ये जो है वो आज डॉन की अहम ये वही सेम खबर है इलेक्शन कमीशन वाली। एग्जैक्टली, ये दो आज अहम की मेन लीड थी डॉन की। खैर, आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद में आज क्या होने जा रहा है सबा? इस्लामाबाद में डेफिनेटली समाअत होने जा रही होगी और कोई ना कोई इवेंट होगा, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं, हम अपने नुमाइंदे से पूछते हैं। भाई यासिर अजहर मौजूद है हमारे साथ। यासिर, बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत आज भी होगी, जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे, मजीद जानते हैं और क्या सरगर्मियां हो रही हैं और समाअत कितने बजे शुरू होगी? जी बिल्कुल, कुछ देर बाद समाअत का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा। जमात इस्लामी की जो वकील हैं सजुल्लाह वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनके वकील वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकायदा तौर पे 9:30 बजे तक जो समाअत है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आज जमात इस्लामी की तरफ से ही दलाइल दिए जाएंगे, क्योंकि कल भी जो दलाइल दिए गए थे उस पर भी जजेस की तरफ से सख्त रिमार्क्स भी आए थे और जिसके बाद उनके दलाइल जारी थे। ताहम अब भी तमाम वकला जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद पनामा केस में दलाइल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ एक तरफ तो सियासी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी हमें यहाँ दिखाई देती है, तमाम जो सियासी काबरीन हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। तो साथ साथ यहाँ पर मौसम भी आज ठंडा है और हल्की बारिश बूंदाबांदी भी सुबह से हो रही है और वक्फे से ये सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात भी ये कह रही है कि अगले 4 से 5 रोज़ तक वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है। एक तरफ सियासी जो है उतार चढ़ाव और आपस में जो खींचातानी हमें दिखाई देती है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद का जो मौसम है वो भी कदरे ठंडा होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर नजर। इस्लामाबाद अपडेट कर रहे थे जहां पर सियासी मौसम तो गर्म ही है ही, लेकिन वैसे जो मौसम है वो बड़ा खुशगवार है। लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहां पर भी मौसम तो खुशगवार है ही, लेकिन कुछ इशूज जो है वो ज़ेर बहस है। सर्विसेज अस्पताल में गैर कानूनी भर्तियां हों या बेड न मिलने पर मरीजा की हालत का वाकया, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कई वाकयात का गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान नोटिस लिया है। महकमा सेहत ने क्या इकदाम किए हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा, बताइएगा, पंजाब के अस्पतालों की बुरी हालत के बायस महकमा सेहत ने क्या इकदाम किए हैं? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही है। हम लोग देखते हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़या भी पेश आता है, लेकिन उसके बाद महकमा सेहत की तरफ से कमेटियां तश्कील दी जाती हैं और उसके बाद जो अमल होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो है मुअत्तली का। मुअत्तली शुरू की जाती है, डॉक्टरों की, प्रोफेसरों की, MSS की मुअत्तली की जाती है, लेकिन मेन चीज़ जो है हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करने की वो नहीं की जाती है, वो है सहूलियात फराहम करना। लेकिन अभी तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, बल्कि हम लोग अगर देखें तो जितना भी बजट आया, लास्ट ईयर का भी बजट जो था वो भी सारा का सारा जो है वो उसका 70% जो है वो तनख्वाहों में चला गया, लेकिन जो तरक्याती काम है और जो दूसरे भी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे जो कि ब्लॉक्स बनाने थे हॉस्पिटल्स में, न्यू ब्लॉक्स थे, वो भी वहीं का वहीं अभी तक खटाई में काम पड़ा हुआ है। चंद जो प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू करने के अलावा बाकी किसी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है। हॉस्पिटल्स में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेचर, व्हील चेयर और इसके अलावा वेंटिलेटर्स वगैरह वो अभी तक वैसे का वैसा ही है। उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर मुअत्तली का सिलसिला ख़त्म किया जाए तो वो भी अपने काम की तरफ तवज्जो दें और उसके साथ साथ मुअत्तली के साथ साथ अगर MSS जो मेन इंतज़ामिया है, जो मेन हेड बिठाए गए हैं, उनको जैसे ही कोई बात लेकर दी जाती है, डॉक्टर्स बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं है, वो उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय वो ये कह देते हैं कि आप अपना
काम करें और हम लोगों का ये जो मसला है हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आगे महकमा सेहत को लिख कर देने का मसला जो है, लिख कर देने की बात, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है और जिसकी वजह से हॉस्पिटल के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और मरीज जो है वो आकर परेशान होते हैं और देखते हैं कि कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद हो और उनकी जो परेशानी है उसका कोई सदबाब किया जाए, लेकिन परेशानी को देखने की बजाय डॉक्टर जो है वो अपनी खुशगप्पियों में अपडेट कर रही हैं। लाहौर शहर में सेहत का बुरा हाल है और जब ये सेहत की मुझे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस याद आ रहा था, वहाँ भी इतने धक्के खाने पड़ते हैं जितने लाहौर में सेहत के मराकज में धक्के खाने पड़ते हैं। शहर कायद की बात करेंगे। कराची हमारा शहर है और यहाँ पर आए हैं मौसम रंगीले सुहाने और मौसम का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा आज न्यूज शमील अहमद से। शमील बताइए शहर कायद का मौसम कैसा है? 25 को और 24 को तो बारिश की भी नवीद सुनाई थी महकमा मौसमियात ने। जी देखिए, यहाँ आज जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था वो ये था कि 2 दिन मंगल और बुध कराची में मौसम बरालूद रहेगा और यहाँ पर बारिश का भी इम्कान है। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें लोगों को खुशी तो इस बात की है कि यहाँ बरसात होगी, लेकिन खौफ भी है क्योंकि जो गुज़िश्ता दिनों अब से 1 हफ्ता पहले जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ 2-3 दिन जारी रहा, इसमें शहर की जो हालत हुई उसके बाद लोग खौफजदा हैं कि अब क्या हालत होगी, क्योंकि अभी भी शहरी इंतजामिया सिंध हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजामात नज़र नहीं आए और आज इस वक्त कराची में मौसम कल कुछ नॉर्मल रहने के बाद सर्द होना शुरू हुआ है और सुबह भी मतलब कुछ अबर आलूद था, इस वक्त सूरज निकलना शुरू हुआ है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि यही सिलसिला आज सारा दिन जारी रहेगा। ठीक है शमील अहमद कराची से। अब कराची में जब बारिश की उम्मीद होती है तो खुशी के साथ कुछ खतरात भी होते हैं और वो खतरात ये होते हैं कि सड़कें भर जाएंगी, तालाब का मंजर पेश करती है। बिल्कुल कराची में बारिश जो है वो एक अजाब बनकर आती है और साथ साथ ट्रैफिक जैम और बड़े मसाइल। लेकिन छत पे एंजॉय कर सकते हैं कराची में बारिश बंद, लेकिन स्टिल हमें चाहिए कि जनाब जब अच्छा मौसम आ रहा है तो उसको खुले दिल के साथ वेलकम करें। चलें आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी कुछ न्यूज़ स्टोरीज आपको बताते चलते हैं। यहाँ बात करेंगे पाकिस्तान रेलवेज की। पाकिस्तान रेलवेज के लिए दरामद किए जाने वाले जदीद इंजन की पहली खेप कराची पहुंच गई। अमरीकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से मुआहदे के तहत खरीदे गए 55 जदीद लोकोमोटिव में 7 इंजन पर मुश्तमिल पहली खेप कराची पोर्ट पहुंची। शुक्र रेलवे बेहतर हो जाए। इन इंजन के जरिए सामान की तरसील में 3 गुना इजाफा होगा, जबकि ईंधन कीमत में सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। लेकिन फिर भी ट्रेन का यही हाल होगा, सुबह चलेंगी और 2 दिन बाद पहुंचेंगी। लोग रेलवे स्टेशन पर ख्वार। अभी बात कर रही थी ना आप बारिश की, लीजिए जनाब सुनिए। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। चमन में बारिश के बायस दरियाओं में तुगयानी से निकासी आब का निजाम भी मुतासर हुआ है। चमन की सड़कों पर पानी जमा हो गया। कोयटा में भी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब है, जिसके बायस इलाके में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यार कल भी पशीन में जो है एक पजीरो फंस गई थी जिसमें 1 आदमी रह गया जबकि 2 को बचा लिया गया। दिस इज सैड। और बारिश की पेशगोई और खराब मौसम के बायस महकमा फिशरी ने माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस तरह के ऐलान माहीगीरों के लिए परेशानी का बायस होते हैं। हजारों माहीगीर रोजाना शिकार के लिए निकलते हैं। एक लॉन्च से सैकड़ों अफराद का रोजगार जुड़ा होता है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी है। तो तमाम माहीगीर भाई जरा एहतियात से अपनी कश्तियां चलाइएगा, डूबने का भी खतरा होता है और अगर फिर गलती से सरहद पार कर ली तो फिर वो नहीं छोड़ते जिनका नाम है इंडियंस। मजीद भी कुछ न्यूज स्टोरीज आपको बताएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। %100% सफाई, ज्यादा तेज, सर्फ एक्सेल। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी आपको बताते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने कहा है कि पाक फौज ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अपनी महारत को अमली मैदान में लाकर पुख्ता तरीन तजर्बे में बदल दिया है। ऑपरेशन से जंगी सलाहियतों में इजाफा हुआ। ISPR के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने मुल्तान का दौरा किया
और वहां गैरिजन में एलिट स्ट्राइक कोर गए। को कमांडर मुल्तान ने आर्मी चीफ को स्ट्राइक कोर की ऑपरेशनल इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ यादगार शोधा पर भी गए और वहां फातेह खानी की। अफसरों और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन जुर्रतमंद और पेशावर फौज है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इसका तजर्बा अमली मैदान में मजीद पुख्ता हुआ है। फौज के जवानों ने जंग के चैलेंजेस का जिस तरह सामना किया वो काबिले तारीफ है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में मुल्तान को के जवानों के किरदार को सराहा। अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट आज क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। और इस खबर पर तज्जिए के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब। अनवार हाशमी साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, फर्स्ट टाइम है आपका, आज आप हमारे साथ शो में हैं और हमें लाहौर का मौसम, लेकिन सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लाहौर में मौसम कैसा है। देखें, मजमूई तौर पे तो लाहौर के हिस्से में इस दफा सर्दी बहुत कम आई है, क्योंकि आप कह सकते हैं तकरीबन 7 से 8 दिन सही सर्दी रही है। इस वक्त बादल हैं लेकिन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। अच्छा, यानी बड़ा खुशगवार मौसम कह सकते हैं आप। चलिए, मौसम तो बहुत खुशगवार है और देख लेते हैं कि सियासत में क्या गर्मा गर्मी है। एडिटोरियल्स में बताएं, सबसे पहला एडिटोरियल कौन सा डिस्कस करेंगे आज आप? देखें, जो अखबारात के इदारे हैं, हम तो खुद अखबारात में काम करते रहे, लेकिन आपने दोनों ने जो खबरें जिस अंदाज में सारी नाजरीन को पढ़ के सुना दी हैं, तो उसके बाद वैसे गुंजाइश तो नहीं रहती लेकिन मैंने फिर भी जो है ऐसे लग रहा था, लेकिन आप भी अखबारात में पहले काम करती रही हैं। कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे सीनियर है, कॉम्प्लीमेंट करते तो बहुत अच्छा लगता है। एडिटोरियल आज सुबह उठा दिया तो मैं रास्ते में देखा था कि स्टॉल जितने अखबारात के हैं तो वहाँ बुजुर्ग जो है वो बैठे होते हैं, पैसे दिए बगैर तमाम अखबारात खंगाल रहे होते हैं। तो मैंने भी एक नज़र उस पे अखबारात पे जो है वो दौड़ाई, तो जो मैंने चीज़ें देखी उसमें देखा कि जो कौमी अखबारात हैं उसमें अगरचे मुख्तलिफ मौज़ूआत जो है उसको इदारती नोट्स या इदारियों का वो मौजू बनाया गया है। ख़ास तौर पे मुझे जो डॉन का इदारिया है जिसमें इमरान चैलेंज के नाम से जो उसका सब्जेक्ट है, उसमें इमरान के एक बयान को उन्होंने मौजूद बहस बनाया है, उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अखबारात ने आज भी पाक अमेरिका ताल्लुकात, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के तनाजुर में जो है वो अपने इदारियों का हिस्सा बनाया। और इसी सिलसिले में मारूफ कालम निगार तलत हुसैन ने भी इस पर तबसरा किया है जी। तो सबसे पहले आपकी इजाज़त से मैं बताना चाहता हूँ कि डॉन ने इमरान के नाम से जो इदारिया लिखा है उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान ने एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ को एक चैलेंज दिया है और उस चैलेंज को डॉन ने बड़ा सेंसिबल और डेमोक्रेटिक आइडिया करार दिया है। इमरान ने एक बार फिर नवाज शरीफ से कहा है कि वो पार्लियामेंट्री बहस की तरफ आएँ और उन्होंने उसको चैलेंज किया है। अब उसकी उन्होंने डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन अखबार उसमें लिखता है कि इमरान खान का भी अगरचे बात समझ नहीं आती कि वो कभी तो पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते, लेकिन एक आइडिया बहुत अच्छा दे गए एक बार फिर, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ जब बहरान एक हद तक बढ़ता है और पानी पुलों के नीचे से गुजर जाता है तो फिर ये पार्लियामेंट का इजलास तलब करते हैं। तो उन्होंने आखिरी लाइन नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि इमरान खान इज राइट, गो टू द पार्लियामेंट एंड एड्रेस अ होस्ट ऑफ कंसर्न प्राइम मिनिस्टर। यानी एक लाइन दी है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस तरफ आए और एक दफा पार्लियामेंट में इस बहरान को जो है हल करने की कोशिश करें। अच्छा, अनवार हाशमी साहब, आप देख रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से चैलेंज दिया गया है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो अपनी तमाम बातों पर डटी हुई है। आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत बंद गली की तरफ नहीं जा रही है? देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हुकूमत की या तो किस्मत ऐसी है कि ऐसे संगीन बुरानों से एक वक्त में आके निकल भी जाती है और फंसाती भी खुद है अपने आप को। अभी आप वफाकी वुज़रा के बयानात कल के देख लें कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह ने गुजरांवाला में एड्रेस किया है, और उसके बाद पंजाब असम्बली का कल गर्मा गर्म इजलास था जिसमें वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकला तो फिर गली गली से ताबूत निकलेगा। अब इस तरह का लबो लेजा आप देखें, इसको बहुत आज के अखबारात, लाहौर के अखबारात ने इस पे भी तबसरे किए हैं, कालम लिखे हैं कि हुकूमती वुज़रा का रवैया अजीब सा है कि ऐसे लगता है कि खुद ही खौफजदा दिखाई दे रहे हैं कि शायद कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ होने वाला है, जो एक दूसरे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हर सतह पे यकीनन इसमें गैर संजीदगी नजर आती है दोनों पार्टियों की, क्योंकि आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है रिमार्क्स में कि अब सड़कों पे बहुत कुछ हो चुका है, आप फैसले का इंतजार करें। बिल्कुल, अब फैसले का इंतजार तो करना होगा। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान ने चैलेंज कर दिया है कि वो पार्लियामेंट में आकर अपनी बहस करें। तो अब देखते हैं कि हुकूमत का स्टांस इस पर क्या होगा। अच्छा अनवार हाशमी साहब, दूसरा इदारिया जो कि पाक अमेरिका ताल्लुकात पर है और ट्रंप की जानिब से बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसीज अपनाई जा रही है पाकिस्तान के लिए, क्या लिख रहे हैं इदारिया? देखें, इसको मैं समेटूंगा कि रोजनामा नवाए वक्त ने अपना इदारिया जो है उसका जो उसकी हेडिंग है, क्या ट्रंप बैनुल मज़ाहिब तसादुम की पॉलिसी अपना रहे हैं, और दूसरा उससे मिलता जुलता जंग ने, रोजनामा जंग ने अपने इदारिये का जो उसका टॉपिक है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में इस्तेकाम मगर कैसे। अब इसको दोनों ने लिखा है कि एक तरफ तो ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मुसलमानों को जो है वो तनकीद का निशा, अब एक दफ़ा फिर वो इंतहा पसंदी को साथ रिलेट कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। तो नवाज शरीफ ने, उन्होंने इदारिये में लिखा है दोनों अखबारात ने कि नवाज शरीफ ने एक अच्छा जेस्चर दिया है कि वो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के साथ भी जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो सब ने इसको अखबारात में अप्रिशिएट तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सोच समझ के एक दफ़ा चलना पड़ेगा कि कश्मीर की पॉलिसी हो, अफगानिस्तान की पॉलिसी हो, तो अमेरिका एक दफ़ा फिर इस दफ़ा तो वाजे कह दिया है कि सबसे पहले अमेरिका। इसका मतलब है ना तो उन्हें तारकीन वतन का कुछ ख्याल है, ना दूसरे कंट्रीज का जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं दहशत गर्दी के खिलाफ, खासतौर पे पाकिस्तान में। तो बिल्कुल इसी को रिलेट किया है तलत हुसैन ने अपने कालम में रोजनामा जंग में कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं। उन्होंने इशारा दिया तलत हुसैन ने कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने जब एक्सट्रीमिज्म की बात की और मुस्लिम कंट्रीज का इशारा दिया तो तलत हुसैन ने कहा कि एक दफ़ा हमें फिर बड़ा वाजे करना पड़ेगा कौमी पॉलिसी के जरिए कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिसका फ़ायदा अमरीकी सिक्योरिटी को भी हुआ है। तो हमें एज ए नेशन और एज ए स्टेट हमें रियलाइज़ कराना होगा पाकिस्तान को, अपनी पॉलिसियां खुद ही अडॉप्ट कर लेनी चाहिए इससे पहले कि ट्रंप कुछ ऐसे सख्त इकदाम करें या सख्त डिक्टेशन दें। तो हमें अपना नेशनल एक्शन प्लान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, और अगर अफगानिस्तान से भी दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें पहले ही वाज़ेह कर देना चाहिए अमेरिका पे कि हमारी अपनी पॉलिसियां मजबूत हैं, ताकि ट्रंप जिस तरफ की सोच लेके चल रहे हैं और उसकी वजह से। अच्छा अनवार हाशमी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले ही वाज़ेह कर देना चाहिए, और ट्रंप बहुत कुछ नहीं, ट्रंप बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने हल्फबर्दारी की तकरीब के बाद उन्होंने यही बात की कि जी सबसे पहले अमेरिका और उसके बाद उन्होंने दीगर ममालिक के लिए भी कुछ नरमी दिखाई है। लेकिन वही बात आती है कि जो उनके फेवर में जो बात जाती है वो पाकिस्तान के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हमारे फेवर में नहीं जाते। तो अब किस तरीके से पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना होगा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान खारजा पॉलिसी या इस्तेहकाम की पॉलिसी को वाज़ेह करें, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अमेरिका के साथ डायरेक्ट हमारी दहशतगर्दी की पॉलिसी तो आपको पता है अफगानिस्तान की वजह से है। तो अब जिस तरह अफगानिस्तान की इंतजामिया हर दफा पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद एक लाइन दे देती है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से, तो पाकिस्तान को यकीनन बहुत सख्त स्टैंड लेना होगा कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर मदाखलत बंद करे, और हम जो भी अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहे हैं वो हम मकामी सतह पे अपनी पॉलिसी के मुताबिक कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट हम पूरी दुनिया को दिखा चुके हैं। और दूसरी आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इदारियों ने लिखा है कि ट्रंप तो इस लिहाज से भी अभी कमजोर हैं कि दुनिया के 673 ममालिक के 20 लाख शहरी उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और राय आमा ने अगर उनकी इम्पीचमेंट या मुआवजे की तरफ कदम उठा लिया तो ये भी पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि ऐसे कमजोर बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने भी उनको कहा है कि वो ख़वातीन के खिलाफ बोलना बंद करें। हमारे साथ बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ जो एडिटोरियल पे डिस्कशन कर रहे थे, और आज के एडिटोरियल्स क्या थे उन्होंने वो हमें बताया। और अब दुनिया भर से कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं जो कि अमरीकी सदर ट्रंप के हवाले से ही है कि ट्रांस पैसिफिक मुआहदे से अलहदगी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन को आलमी समुद्री हुदूद के इलाकों पर कब्जा नहीं करने देंगे। शाम में दाइश से लड़ाई के लिए मॉस्को के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, रूस के साथ भी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुहिम के दौरान किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 ममालिक के दरमियान तिजारती इत्तेहाद ट्रांस पैसिफिक मुआहदे को खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस पैसिफिक मुआहदे से अलहदगी को अमेरिका के लिए अहम करार दिया है।
अमरीकी सदर ने विफाकी सतह पर सरकारी मुलाजमतों में भर्तियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान शॉन पेरिस का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप शाम में दाइश के खिलाफ मॉस्को के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, इस सिलसिले में रूस से बातचीत जारी है। दूसरी जानिब एबॉर्शन के लिए काम करने वाली NGOs की फंडिंग भी रोक दी गई है। चलिए जी, नजर डाल लेते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिनमें सबसे पहले आपको बताएं कि लंदन में हॉर्न चर्च में वाक़या इमारत में धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद इमारत में लगने वाली आग बुझा दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और इमदादी टीमें जय वक़्वा पर पहुंच गई और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। ये बाहर ममालिक की सबसे अच्छी बात यह है कि फौरन तौर पे जो है रेस्क्यू कर लिया जाता है, लोगों को बचा लिया जाता है, जबकि यहाँ पे तो रेस्क्यू की गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। अमेरिका की जनूबी मशरकी रियासतों की बात करेंगे, जहां बर्फबारी के बाद तूफान और तेज हवाओं से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सबसे ज्यादा रियासत जॉर्जिया, मिसिसिपी, टेक्सास, फ्लोरिडा और अल्बामा मुतासिर हुए, जहां हवा के बगोलों ने हर शय को तबाह कर डाला। मुख्तलिफ रियासतों में 16,000 कारोबारी मराकज और घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। आंधी और बगोलों ने कई मकानात को मलबे का ढेर बना दिया है। आई एम थिंकिंग अबाउट कि यहाँ के लोग जो है वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, कितने परेशान होंगे। खाने का मसला, कमाने का मसला, इतना शदीद सर्द मौसम। और बात कर लेते हैं ताइवान की, जहां पर खाने के शौकीन अफराद के लिए किया गया है एक मुनफरिद एहतमाम, जहां मुर्गी खाने के साथ साथ चूजों को कैफे की सजावट का हिस्सा बना दिया गया है। इस कैफे में पहले बहल मशरूबात और वेस्टर्न फूड पेश किया जाता था, ताहम अब यहाँ चिकन से तैयार करदा फूड आइटम्स ही मेन्यू में शामिल कर दिए गए हैं। कैफे में आने वाले कस्टमर्स अपने मनपसंद खाने का मजा इन चूजों के हमरा ले सकते हैं। अरे बेचारे चूजे, कितने मासूम से चूजे हैं, लेकिन बड़ा डिलीशियस सा जो है ये मुझे खाना लगा है। और यहाँ हम आगे एक ब्रेकिंग न्यूज से भी आपको आगाह करते हैं। आपको बताएं कि एक अहम खबर है और चलेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जहां 1000 पॉइंट्स का संग मिल तय हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखी जो है वो जा रही है, जिसके बाद इस कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 50,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं और ये खबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, जिसमें 1000 पॉइंट्स का संगे मील अब तय हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जिसके बाद इस कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 50,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात ही करी जा रही है और इसकी ब्रेकिंग हमने दी है, तो साथ साथ ये भी बता दें कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत से ज्यादा जबरदस्त जारी है, जिसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और वैसे भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्कों में शामिल होने जा रहा है। खैर, इस सब पर मजीद बात करेंगे और आज के टॉपिक पर भी बात करेंगे, जो कि ग्रीन फैमिली के हवाले से। पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। खानों में सब्जियों का इस्तेमाल करने वाली खातून से और आज की तो बहुत बातें कर ली, अब आज की तारीख भी जान लेते हैं। वो क्या है सबा? मैं ही बताऊं आज की तारीख भी? आज आप ही बता दीजिए। चलें जी, आज के दिन यानी 24 जनवरी को 1984 में एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने मैकिंटॉश कंप्यूटर लॉन्च किया था। मैकिंटोश पहला पर्सनल कंप्यूटर था जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बगैर फरोख्त किया गया था। ये कंप्यूटर एप्पल इनकॉर्पोरेशन की जानिब से पहला मास मार्केट पीसी था, जिसमें ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस और माउस भी शामिल था। इस मॉडल को बाद में मैकिंटोश 128 का नाम दे दिया गया। 1998 में एप्पल ने मैकिंटोश का नाम मैक से तब्दील कर दिया और आज ये पीसीज इसी नाम से जाने जाते हैं। आज की तारीख तो हमने जानी और अब कुछ बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन फैमिली की, यानी हरी भरी सब्जियों की। बिल्कुल, हरी भरी सब्जियों की बात हो रही है और सब्जियों के जो मुकाबले में जो है ज्यादातर लोग जो है गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो मजा अच्छी भुनी हुई स्पाइसी सब्जियों में है वो किसी डिश में जो है वो अनम आपको नजर नहीं आएगा। आज मैं भी सब्जी ही बनाने जा रही हूँ घर में, क्योंकि मैं हमेशा अपनी अम्मी को यही कहती हूँ कि सब्जी बनाएगा लेकिन फीकी फीकी नहीं बनाएगा, बड़ी भुनी हुई और स्पाइसी सी बनाएगा। चलिए बोलते हैं एक ऐसी ही खातून से जो अपने खानों में सब्जियों का बहुत इस्तेमाल करती हैं और हरी चटनी तो क्या ही बनाती हैं। आइए उनकी बातें सुनते हैं। सुबह सुबह मुंह में पानी आ रहा है यार।
हेल्दी फूड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो है आप वेजिटेबल और फ्रूट्स लीजिए, बच्चों को दीजिए, जिसमें हरी सब्जियां जो हैं वो एक बड़ा पार्ट है उनका। अगर आप मेंटेन करें अपनी बैलेंस डाइट तो उसमें ज़्यादा जो पार्ट होता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है। पहले ये होता था जब बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं कोशिश करती थी कि उनको वेजिटेबल्स भी साथ साथ दूँ, तो उसके लिए मैं सैलड्स वगैरह बनाना या कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनके लिए बोरिंग होती थी, तो लेकिन मुझे पता था कि मुझे उनको ये चीज़ें उनकी इनकॉर्पोरेट करनी है फूड में। उसके लिए मैंने फिर डिफरेंट तरीके सोचे कि मुझे किस तरीके से इनको खिलाना है ज़रूर। तो जैसे अब बच्चे हैं मेरे ना पालक नहीं पसंद करते, जबकि उसमें कितना आयरन होता है सब जानते हैं, और उसको पकाने का भी एक तरीका होता है, उसको हमें ग्रीन ही रखना होता है, काला नहीं करना होता। तो उसको मैंने डिफरेंट वे में पार्शली पका के उसके साथ चीज़ वगैरह इंक्लूड करके उनको मैंने पालक पनीर बना के दिया, उनको बहुत पसंद आया। तो ये वेरिएशन उनके लिए। और एक चिकन में भी अगर मैंने बनाया, चिकन में भी पालक डाल के बनाया, उसमें भी मैंने चीज़ डाली, तो उससे वो चीज़ी फ्लेवर की वजह से, और चिकन भी ऑब्वियसली थी, तो उसकी वजह से बच्चों ने बहुत पसंद किया, खा लिया गया। अगर मुझे पता है कि कैबेज नहीं खा रहे हैं तो मैं उनको बारीक बिल्कुल ग्राइंड करके उसको कीमे के साथ ही मिला के और डिफरेंट सीजनिंग करके उनको नगेट्स बना दें, क्योंकि ये इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, ऑब्वियसली एक दिन का काम नहीं है ये, आपको अपनी फैमिली में रखना है, ये आपको अपनी लिविंग स्टाइल इसी तरीके से मेंटेन करना है। बच्चे देखेंगे तो वो अडॉप्ट करेंगे। तो मैंने डेली बेसिस पे एक ग्रीन चटनी जो होती है, जो हरे धनिए से, पुदीने से और हरी मिर्चों से बनती है, वो अपनी लाइफ में मैं रायते की फॉर्म में या चटनी की फॉर्म में घर में ज़रूर रखती हूँ। लौकी का हलवा है, वो बच्चे मेरे लौकी बिल्कुल नहीं छूते अगर सब्जी के फॉर्म में दिया जाए, लेकिन मीठा बहुत शौक से खाते हैं। मुझे पता है तो उसमें शक्कर थोड़ी बहुत ऐड करके या गुड़ डाल के, और मैंने बाकी लौकी डाल के उसका हलवा बना देती हूँ। तो और थोड़ा मेवा वगैरह डाला, उस तरह से बना के कोई मिठाई अगर रखी हुई है घर में, वो उसमें डाल के वो उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है और लौकी भी उनके पेट में चली जाती है, तो वो भी मैं वेरिएशन कर देती हूँ। मैंने फैमिली में देखा है कि इस तरह की मेरी फैमिली में चल रहा है ये सब। हार्ट पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ भी है, बीपी भी है, तो मुझे हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो मैंने उनको अब इतने माशाल्लाह से बड़े हो गए कि मेरी बात अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि इन थोड़ा सा हेल्थ का इशू ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से अब समझने लगे हैं, करने लगे। तो मैं अगर समझाती हूँ तो समझ जाते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे थोड़ा सा उनकी भी चीज़ें, उनकी पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो उनकी पसंद और मेरी पसंद मिलके एक अच्छी डिश बन जाती है। देखें जी, सब्जियों को किस तरीके से इस्तेमाल करके कितनी ज़बरदस्त डिशेस बना रही हैं। अच्छा, मैं जब आपको बता रही थी ना कि मुझे भुनी हुई सब्जियां पसंद है, तो पीसीआर से मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि भुनी हुई सब्जियां अगर आप खाएंगी तो सारे विटामिन्स निकल जाएंगे। तो यही तो मेरा सवाल होगा न्यूट्रिशनिस्ट से और एक्सपर्ट से कि मुझे थोड़ा स्पाइस भी चाहिए और थोड़ा विटामिन भी मिल जाए ताकि वो बैलेंस हो जाए, लेकिन मैं बॉयल सादी सब्जी आई कांट ईट। और ये खवातीन का बड़ा इसमें रोल अहम होता है कि वो सब्जियों को किस तरह से प्रेजेंट करती हैं, किसी चीज के साथ मिला के उसका जायका समटाइम्स बहुत अच्छा भी हो जाता है। खैर, इस सब पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है जनाब ग्रीन वेजीज की। हरी भरी दुनिया में क्या कुछ होता है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, गुलफ्शा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अच्छा गुलफ्शा, अभी ब्रेक के लिंक में भी हम बात कर रहे थे, मेरा वाला जो मसला है, सबसे पहले तो सब्जियां लोगों को खाना बड़ा पसंद होता है, मुझे भी है, लेकिन मुझे स्पाइसी सब्जी पसंद है, और ऐसा कोई बीच का रास्ता हो कि वो स्पाइस भी आ जाए और थोड़े विटामिन्स भी आ जाए। अच्छा देखें, ये टिपिकल पाकिस्तानियों वाली बात है कि बीच का रास्ता होना चाहिए। अच्छा, सारा मसला ये है कि मैं अभी जैसे ऑफ एयर भी आपको यही बता रही थी कि सब्जियां जो है वो सबसे बेस्ट है कि हम कच्ची सब्जियां खाएं। सबसे बेस्ट ये है क्योंकि तभी हमें उनके जो कंप्लीट विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो मिल सकते हैं। बट इफ यू वांट टू कुक वेजिटेबल्स, तो द बेस्ट थिंग कि आप उसको सॉगी ना होने दें, ज़्यादा ऑयल ना यूज़ करें उसमें, कम ऑयल में, और आप जो है वो लिड
आपका जो भी पैन है उसकी लिड रख के लो फ्लेम पे और बहुत कम टाइम के लिए आप उसे कुक करें और क्रंची रहने दें थोड़ा सा, जो हाफ डन होती है। और फिर आप वेजिटेबल लें। अच्छा आप जो लोग कहते हैं, और अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप सौते कर लेते हैं ना उसे, सौते बहुत कम ऑयल में, अगर आप सिर्फ फ्राइंग पैन में हल्का सा स्टर करेंंगे वेजिटेबल्स एंड देन तो स्टर करने के बाद टेस्ट वही आएगा, जो टेस्ट वही आएगा आपका, लेकिन बहुत कम ऑयल। द थिंग इज कि सौते करना है। सौते के लोग सौते को फ्राइंग पे ले जाते हैं। सौते मीन्स होता है विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, और बहुत थोड़ी देर के लिए करें तो वो क्रंचीनेस भी उसकी रहती है और वो बिल्कुल सेट रहती है। अच्छा, फ्राई करना वेजिटेबल्स को तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग बॉयल करते हैं और स्पेशली जो लोग जिम कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है कि जी आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएं, तो वो कितना फायदेमंद होती है? क्या उसमें बॉयल करने से फायदे तो उसकी रहती है? नहीं, देखिए मैं बताऊं अनम आपको कि देखें जिम में अगर आपने जिम की मुझे रेफरेंस दिया है तो आजकल तो हमारे पास हर तरह के जिम्स हैं जिसका हम कुछ नहीं कह सकते कि जी वो किस तरह से बता रहे हैं, डाइट से ही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अगर आपने बॉयल कर लिया वेजिटेबल्स को तो उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब किस में चले जाएंगे? उस पानी में। तो डेफिनेटली आप वो पानी तो नहीं पिएंगे। आजकल आप लोगों ने सुना होगा वो डिटॉक्सिफिकेशन का जो एक वाटर चलता है आपका, कि आप वो क्यूकम्बर डाल के उसमें, तो उसका रीजन क्या है कि इतनी देर वो क्यूकम्बर स्लाइसेस आपके उस पानी में जब रहते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स बाकी की उस पानी में रहती हैं तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं पानी में। तो आप तो वो पानी ही पी रहे होते हैं ना, तो दैट मींस यू आर गेटिंग दैट न्यूट्रिएंट। लेकिन अगर आप अच्छा गुलाब साहब, आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैकेज भी दिखाते हैं, उसके बाद वापस आके मजीद बातें करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं सब्जियों से रिलेटेड जो हम पूछेंगे। बिल्कुल जनाब, वैसे तो बाजार में मिलने वाली सब्जियां इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन फिर भी आप बाजार से सब्जियां नहीं खरीदना चाहते तो आपके लिए एक ऑल्टरनेट भी है, और वो ये कि आप अपने ही घर में सब्जियां उगाना शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, और ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने मुस्लिम रजा से मुलाकात की है जिन्होंने अपनी रूफटॉप को किचन गार्डन बनाया हुआ है और खुद ही अपने घर में अपनी पसंद की सब्जियां भी उगाते हैं, तो मसला ही नहीं होता बाजार जाके लाने का। आइए देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। मैं हूं मुस्लिम रजा सैयद। ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से मेरा मिशन है अपनी सब्जियां खुद उगाएं, ताज़ा ग़िज़ा मुफ्त खाएं। हम जिस दौर में दाखिल हो गए हैं उसमें हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो है प्राइस हाइक का, यानी महंगाई का। मैंने आज से 10 से 15 साल पहले इस तरफ सोचा और इस तरह लोगों को तरगीब दी। अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है, आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, उसके बावजूद भी आप बहुत सी चीज़ें खुद उगा सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की सब्जियां खुद हासिल कर सकते हैं। मेरी ग्रीन फोर्स जो है उसका क्रेडिट भी एक स्कूल को जाता है। ये तजुर्बा किया कि जब बड़ों से मैं बात करता हूँ तो एक पौधा देता हूँ उनको लगाने के लिए, एक दरख्त की सैपलिंग देता हूँ, छोटा दरख्त देता हूँ, तो वो मुझे 2 दिन बाद का फीडबैक ये देते हैं कि जी हमारे पास खड्डा खोदने वाला बंदा नहीं मिला तो वो दरख्त हम नहीं लगा सके। लेकिन जब मैं स्कूलों में जाके बच्चों को देता हूँ तो आप यकीन करें कि दूसरे दिन मुझे इसका फीडबैक ये मिलता है कि सर अंकल वी हैव प्लांटेड द ट्री। तो ये मैंने देखा कि ये ग्रास रूट लेवल पे जो काम है वही इफेक्टिव काम है और वही इस माशरे को एक सेहतमंद और एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। कमोबेश मेरे इस छत पे आपको तकरीबन रोजमर्रा के इस्तेमाल की तमाम सब्जियां मिल जाएंगी। और जहां तक वक्त देने का ताल्लुक है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वक्त बहुत कम आपको देने की जरूरत है। देखिए, मैं फजर की नमाज के बाद आधा घंटा अपने इस रूफ टॉप को देता हूं और मैं समझता हूँ सफिशिएंट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से ऐसे सिस्टम किए हुए हैं, जैसे मैंने ड्रिप इरिगेट किया हुआ है सबको, यानी कतरे कतरे से पानी टपकता है, उससे ना वो पानी जाया होता है, उसका ज़िया नहीं होता, क्योंकि आज का दौर जो है उसमें पानी को तो हमने बचाना है हर हालत में। और एक बहुत बड़ी आप उस तगोदो से बच जाते हैं कि एक वक्त में आप समझ लें 50 से 60 यहाँ पर गमलों और बड़े पॉट्स को ड्रिप इरिगेट कर लेता हूँ मैं, और उसमें आप समझ लें कि सिर्फ आपको 10 मिनट चाहिए होते हैं। इन बाकी जैसे ये आधा घंटा जैसे मैंने आपको बताया उसमें मैं दूसरे काम करता हूँ, इन द मीन टाइम उनको पानी मिल जाता है। जब आप किसी हरी चीज पर अपनी निगाह पड़ती है तो इसके अंदर कुछ ऐसी करिज्मेटिक अट्रैक्शन होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है। ये दरिया, ये पहाड़, ये सब्जा,
ये सब चीजें आपको, ये इसमें एक कुदरती कशिश अल्लाह ने रखी हुई है। और एक दफा मेरा दावा है कि जो लोग इस शौक से या इस जरूरत से दूर हैं, वो एक पॉट जाके खरीद लें किसी नर्सरी से, और उसके बाद मैं चैलेंज से कहता हूं कि वो कभी भी इस शौक से बाहर नहीं आ सकते। अब आजकल वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कम हो गई है, लोगों में जगह नहीं है, तो मेरा पैगाम उनको यही है कि नो मैटर आपके जगह है या नहीं है, आप अपने घर को खूब ग्रीन कर सकते हैं। और जैसे मैं ये कहता हूँ कि अब वो चीजें जो जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जब खा सकते हैं, वो उगाएं। अपने आप को इतना सूदिंग इम्पैक्ट देता है ये, आपको बहुत से अमराज से छुटकारा मिल जाता है। आप यकीन करें कि कोई कितनी भी डिप्रेशन में हो, अगर वो मेरे पास इधर आ जाता है तो कहता है कि मेरी डिप्रेशन तो दूर हो गई मुस्लिम भाई, हम तो बड़े यहाँ पे खुश होके जा रहे हैं वापस। ये कहानी तो आपने सुनी है, और किस तरह से उन्होंने अपनी छत के ऊपर ही पूरी सब्जी मंडी लगा ली है और वो उगाते भी हैं और खुद पकाते और खाते भी हैं। चलिए जनाब, हमारे साथ गुल अफशा मौजूद हैं। गुल, लोग जानना चाहते हैं कि सब्जियों से, वैसे तो सभी जानते हैं कि बड़ी बीमारियों से आपको बचाती है, काफी चीजों में कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे फिर हार्ट डिसीजेज हो, इन सब चीजों से आपको सब्जियां बचाती हैं। लेकिन आजकल लोगों को सेहत से भी ज्यादा ना खूबसूरती की परवाह है, तो खूबसूरती के लिए बताएं कि सब्जियां कितनी जरूरी है, कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए स्किन ग्लो करने के लिए। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, अब हमारा आज का टॉपिक भी जो है वो ग्रीन फैमिली है, तो स्किन के लिए, आपकी ग्लोई स्किन के लिए अगर आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट होता है कि आप जो है क्यूकम्बर जो होता है आपका खीरा, आप खीरा, अगर आप उसकी स्किन, वैसे तो बेस्ट है कि आप स्किन के साथ खीरा खाएं, लेकिन अगर आप स्किन के साथ नहीं खा रहे तो जो उसकी स्किन होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो अगर आप अपनी स्किन पर लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ पानी से स्प्लैशेस पानी के डाल के और पानी से आप अपना मुंह धो लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी वो जो पफीनेस, स्पेशली आप लोगों की जो फील्ड है, इतनी देर तक जागना और मेकअप एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, अगर आप जो है वो खीरा जितना ज्यादा खाएंगे, आपकी हेयर के लिए, हेयर फॉल जो होता है उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बी वाइटामिन होते हैं उसके अंदर। और फिर वही बात है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के अलावा एंटी एजिंग भी है, एंटी एजिंग, तो इसलिए आप खीरा वो चीज है कि, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है खीरे के लिए कि जैसे सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों का क्या होता है, स्पेशली दोज हु आर ऑन डाइट्स, कि सुबह उठते ही एक हैंगओवर सा हो जाता है उन्हें, सर दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि वो खाते ज्यादा नहीं है। रात में अगर हाँ, तो वो रात में अगर आप खीरे के 1-2 स्लाइसेस ले लो सुबह और वो खा के और बस सो जाओ, और सुबह आप उठोगे तो आप देखो आपको वो चीज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर खुद इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो आपको सुबह भूखापन और जिसकी वजह से सारे हेडेक्स हो रहे हैं वो नहीं हो। लेकिन अच्छा, ये भी कहते हैं कि रात के टाइम खीरा नहीं खाना चाहिए। अच्छा देखिए, ये मैंने इसीलिए कहा सिर्फ 1-2 स्लाइसेस, इसीलिए मैंने सिर्फ कहा है पूरा खीरा नहीं, 1-2 स्लाइसेस सिर्फ। अच्छा, स्किन की तो बात हो गई कि स्किन जो है वो ग्लो रखने का सबको ही ख्याल रहता है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला भी है जो है स्किन वाइटनिंग का। सबको गोरा होने का बड़ा शौक है, और आई हर्ड, मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो कि पुदीने को बॉईल करके और उसका पानी पीती हैं, और उनके ख्याल में ऐसा करने से जो है आपका कलर फेयर होता है। किस हद तक ठीक है, किस हद तक नहीं है, क्योंकि बॉईल करने के बाद और सारा कुछ निकालने के बाद उसमें रह क्या जाता होगा। नहीं देखिए, मैं बताऊं, बॉईल करने के बाद पानी पीते होंगे ना, तो न्यूट्रिएंट्स तो पानी में आ गए ना, लेकिन द थिंग इज कि मैं आपको एक बात ये बताऊं, हमारा मिसकंसेप्शन बहुत सारी चीजों में होता है। हम ये समझते हैं जब हमारी स्किन साफ होने लगती है ना, ये बहुत सही है, बिल्कुल सही है कि आप पुदीना इस्तेमाल करें, पुदीने का पानी हो गया, क्यूकम्बर का वाटर हो गया, वो आप पिए, उससे आपकी स्किन, लोग क्या समझते हैं जब स्किन साफ होती है ना उनकी जिल्द, उसको वो समझते हैं कि गोरी हो रही है। हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हमारी रोजमर्रा में हमारी जिल्द पे कितनी गंदगी, कितने जर्म्स हैं, जिसकी वजह से वो तह दर तह जो वो जो कलर जिसको हम कहते हैं फेड होता चला जाता है। तो वो चीज खत्म ही तब होती है जब आप पुदीने का पानी पिया आपने, या आपने खीरे का पानी पिया, तो उसमें क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, तो वो आपकी स्किन को साफ करते हैं।
उस जो साफ होती है स्किन, लोग समझते हैं हम गोरे हो रहे हैं। साफ हो रही है स्किन, साफ नहीं हो हो रही है। देखिए कलर आपका आहिस्ता आहिस्ता जितनी साफ होती जाएगी कलर पे डिफरेंस आएगा, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई वो जो इंजेक्शंस और इस तरह के ट्रीटमेंट्स ना कराएं तो आप एकदम से जो है वो काजोल से सोनाली बेंद्रे की इसी बात से मुझे एक और बात याद आई। बहुत सारे मॉर्निंग शोज ऐसे हैं, उसमें क्या होता है कि वो शोज ही रंग गोरा करने के ऊपर चल रहे होते हैं, उसमें टमाटर भी मुंह पे रखने के तरीके बता रहे होते हैं, कोई गाजरें भी रखी होती हैं, खीरे भी रखे होते हैं, पुदीने भी, तो पूरा मुंह के ऊपर सब्जी जो है वो रखी होती है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक छेड़ा है। एक्चुअली द थिंग इज, देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है। हाँ। लोगों को दिखाने की जो आदत डाली जा रही है ना, लोग वही देखना पसंद कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, आप अगर खुद भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन टमाटर खीरा मुंह पर रखेंगे तो आपको लगता है कि आप एकदम से गोरे हो जाएंगे? नहीं हो सकते, बल्कि रेड होना शुरू हो जाता है। उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको उसके साथ डाइट भी कंट्रोल करनी है आपकी, उसके साथ आपको जो है पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। अच्छा, ये तमाम जो ग्रीन फैमिली है इसमें जैसे अभी अनम ने भी बोला कि जी फाइबर होता है इसके अंदर। एक पिंपल्स और जो स्किन खराब होने की एक बड़ी वजह पेट का खराब होना है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो हमारी तमाम प्रॉब्लम, ये जो इनडाइजेशन है, ये जो इनडाइजेशन है ना, इनडाइजेशन की वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, और जब आपकी स्किन इफेक्ट करती है तो फिर पिंपल्स भी निकलते हैं, वो एक्नी भी होती है, और वो रिंकल्स भी आने लगते हैं, और वो पिगमेंटेशन भी हो जाती है। ये बताइए कि कौन कौन से ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि जिनमें हाई फाइबर होता है, या सारी वेजिटेबल्स जो है वो हाई फाइबर होती है? नहीं, देखें सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिसके अंदर फाइबर होता है, लेकिन जो ग्रीन फैमिली है ना उसमें हाई फाइबर है। क्योंकि अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में फाइबर नहीं है, स्टार्च है। अच्छा, मजीद कंटिन्यू करेंगे। वी हैव ब्रेकिंग नाउ, और ये ब्रेकिंग फिर एक दफा फिर से आपको देंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। ये ब्रेकिंग है जहां 1000 पॉइंट्स का संग मील तय हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है, जिसके बायस कारोबार के दौरान KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 50,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बासी से। जी सफदर अब्बासी, 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 50,000 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल शबाज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई तारीख रकम कर दी। आज का दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ज्यादा खुश साइन कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 50,000 पॉइंट से संग मील तय किया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज पॉजिटिव हुआ था, सरमायाकार मुतमईन है। साथ ही पनामा की एक्सचेंज और अदालत में समाअत जारी है, इसको लेकर सरमायाकार काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो चीन के कंसोर्शियम को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बेचे गए हैं चीन की तरफ से, रवामा डायरेक्टर की भी तकर्री का इम्कान है, जिसके बाद सरमायाकार मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का कभी इम्कान था कि इंडेक्स जल्दी 50,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा। तो आज 24 जनवरी का दिन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ही कारोबार का आगाज हुआ, हर इंडेक्स ने 50,000 का संग मील तय कर लिया। जी बहुत जबरदस्त खबर है ये सफदर, और थैंक यू सो मच, आपने अपडेट भी किया है। और इससे पहले जो थी वो 49 पर थी, और अब हम देख रहे हैं कि 50 पर पहुंच चुकी है, जो कि बुलंद तरीन सतह है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो है आपको खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, और जैसा कि इससे पहले भी मैं और अनम बात कर रहे थे कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफी राइज कर रही है, इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया ने भी बल्कि काफी तहफुजात का जो है इजहार किया था इस बारे में कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। ये हमारी सबूत है कि यहाँ पर सरमायाकारी अब हो सकती है। और अभी भी मैं जैसे कि बता रही थी थोड़ी देर पहले कि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जहां पर आप कारोबार कर सकते हैं, जहां पर आप सरमायाकारी कर सकते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जब ये इतनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि तारीख में इस तरह नहीं हुआ। बिल्कुल, तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। बड़ी फेवरेट कंडीशन बनती जा रही है। जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हैं, जिनका परसेप्शन ये था कि नहीं बेहतर कंडीशंस नहीं है, तो अब काफी फेवरेबल जो है वो कंडीशन हो गई है। एक दफा फिर से बात करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बासी से। सफदर अब्बासी, आप अपडेट कर रहे थे, इसी मुतालिक मजीद बताइए।
जी सबर सफदर अब्बास नाम है मेरा। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हूँ, जहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखी गई। इस बात के इम्कान तो रोशन थे ही कि जब चीनी कंसोर्शियम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्ट्रेटेजिक शेयर्स ले लिए हैं तो इंडेक्स यकीनन तारीख साज रिकॉर्ड कायम करेगा। तो आज हमने देखा कि 24 जनवरी का दिन पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत खास साबित हुआ कि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग के दौरान ही 50,000 पॉइंट से संगे मिल तय कर लिया और सरमायाकार काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पनामा पेपर्स की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चली उसके ऊपर भी सरमायाकार काफी मुतमईन पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। शेयर की खरीदारी का रुझान जारी है यहाँ पर, जिसके बाद रोजाना एक रिकॉर्ड तो कायम हो रहा है। तमाम आज जो रिकॉर्ड कायम है वो 50,000 पॉइंट से संगे मिल है, जिसके लिए जितनी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीफ की जाए वो कम होगा। हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 5 टॉप स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो चुका है और आज इसमें एक नया संगे मिल जो है वो तय हुआ है। जी ठीक है, इसी पर हमारे साथ इमरान भी मौजूद है लाइन पर, उनकी जानिब बढ़ते हैं। इमरान बताइएगा कि बुलंद तरीन सतह है 50,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह है, ये क्या तफसीलात है? एक यकीनन हिस्टोरिकल डे है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, मुल्क की तारीख के लिए कि आज हमारा बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो 50,000 पॉइंट्स के संगे मील उबूर कर चुका है। यकीनी तौर से ये पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स जो है इस वक्त रडार पे आ चुकी है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के, फॉरेन फंड मैनेजर्स के। ये हमने देखा कि जब हम हमारा जो इंडेक्स है जब ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉरेन फंड मैनेजर्स जो है उनकी अव्वलीन तरजीह बनता जा रहा है। 47-48% रिटर्न आपने इन टर्म ऑफ डॉलर आपने रिटर्न दिया। उसके बाद दुनिया भर की इक्विटी मार्केट में एक बहुत बड़ी जगह पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट ने बना ली है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात करें तो वो 5वीं मार्केट इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई है। ये तो हम सिर्फ रिटर्न की बात कर रहे थे, लेकिन जब से इसकी डीम्यूचुअलाइजेशन इंटीग्रेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ये हुई है, स्पेशली जब फॉरेन ये जो आपके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर में चाइनीज का इंटरेस्ट आया है, उसके बाद से हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं मार्केट में नई लिक्विडिटी जो है वो जनरेट होगी, मार्केट में नई प्रोडक्ट्स आएंगी, आपके डेरिवेटिव फ्यूचर्स आएंगे, इसके अलावा ऑप्शंस आएंगे। तो जो हमारे मार्केट से लोग इससे पहले घबराते थे, फ्रॉड्स के हवाले से घबराते थे, मार्केट में वन साइड सेल ऑफ से लोग घबराते थे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टर आएगा उसके साथ साथ जो इंतजामी उमूर है, जो मैनेजमेंट कंट्रोल है, उसमें भी हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे। तो ये इमरान सुल्तान आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट में मर्ज होने के बाद से और मिसबत नताइज आए हैं और आज तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। आज के दिन जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ा अच्छा दिन है, तो यकीनी तौर पर कारोबारी हजरात भी बहुत खुश होंगे और जो लोग अब शेयर्स लेते हुए डरते थे, मेरे ख्याल में अब वो बड़े इस्तेहकाम के साथ बड़ा मुतमईन होकर इस कारोबार में अपने शेयर्स कर सकते हैं। नहीं, देखिए इस वक्त एक तरीके से अगर एंट्री लेवल की बात करें तो मार्केट जो है जो ग्रूज है उनके हिसाब से थोड़ी सी ओवर हीटेड है इस वक्त। यकीनी तौर से ये नए लेवल्स तो नहीं है मार्केट में एंट्री के, लेकिन ये जरूर है कि लोगों का कॉन्फिडेंस यकीनी तौर से बहाल होगा जो इस वक्त कैपिटल मार्केट से। और दूसरा ये कि हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान में डार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो टैक्सेस के पीछे पड़ गई है, तो उसमें रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वहाँ की भी लिक्विडिटी आपके पास आ रही है। फिर प्लस सीपैक के हवाले से अगर देखें तो सीपैक में जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है उसके लिए हमारी सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें वो एक्सपेंशन में जाना चाह रही है, हमारी जो आयरन इंडस्ट्री है वो एक्सपेंशन में जाना चाह रही है। तो इन सबको पैसों की जरूरत है और जो पैसों की जरूरत है वो कैपिटल मार्केट से जो है ये इक्विटी रेज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी हम देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में लिस्टिंग जो है वो काफी अच्छी बेहतर हो जाएगी, आईपीओ नए आएंगे। तो ये एक तरीके से सम्राट आप इसको सीपैक से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सीपैक जो है वो भी इसमें काफी अहम रोल अदा करेगा। बिल्कुल, सीपैक का बहुत अहम रोल है इसमें। इमरान साहब, अब जो तमाम तर कारोबारी अफराद है उनके लिए बड़ा साजगार सा माहौल पाकिस्तान में होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं सीपैक के अलावा और कोई ऐसी चीज है यहाँ पर जिसको इस चीज का क्रेडिट जाता है? सबसे पहले अगर हम किसी की बात करेंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन किया, ऑपरेशन सर्वे अर्ज, और उसके बाद हमने देखा कि देखिए सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर होगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देखेगा कि वो सेफ कितनी है। यही अब से 3-4 साल पहले अब चले जाएं तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला था। यहाँ पे ताजिर अगवा हो रहे थे, यहाँ पे पर्ची और भत्तों का सिलसिला था। ये तो सिर्फ मैं कराची की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी उससे फॉरेन फंड मैनेजर्स और हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो बड़े खाइफ हो गए थे।
तो ये बहुत हद तक क्रेडिट जाता है जनरल राहील शरीफ को, साबिक आर्मी चीफ को, कि जिन्होंने जिस कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान में इस नासूर को खत्म करने की कोशिश की, और हमारा जो फौज है जिसने उसको कंटिन्यू रखा, जो एक पॉलिसी लाइन हो गई कि हम जीरो टॉलरेंस होगी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ, तो इसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत जो है इसको इस्तेहसान काबिले जो है इस पे इनकरेज किया, और इस स्टेप को लेते हुए अब देख रहे हैं कि आपके यहाँ काफी फंड मैनेजर्स जो है उनका एतमाद बहाल हुआ। तो इस वक्त जो ग्लोबल टेरर रेटिंग है उसमें पाकिस्तान काफी जो है वो नीचे आया, काफी इम्प्रूव किया है उसमें, और उसके साथ साथ जो हुकूमत बहुत सी जगहों पे हुकूमत की पॉलिसीज इसमें कोई शक नहीं कि काफी बेहतर है, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम कह सकते हैं कि इसमें 50-50 जो है वो बात की जा सकती है दोनों जी। अच्छा इमरान सुल्तान, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। इसी मुतालिक बात करने के लिए हमें मेंबर स्टॉक एक्सचेंज मोती साहब ने ज्वाइन किया है। जफर साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जफर मोती साहब ये बताइएगा कि आज एक तारीख रकम कर दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, इस पे आप क्या रद्द अमल देंगे? ये प्रोसेस बहुत पुराना चल रहा था और काफी दिनों से चल रहा था डीम्यूचुअलाइजेशन का, और फिर साथ साथ जो मार्केटें बढ़ी हैं उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। 50,000 के लेवल के करीब हम पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह इसी हफ्ते को 50,000 क्रॉस कर जाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि एक क्वार्टर के बाद, यानी 2017 के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में जो बात होने की थी 3 महीने बाद, वो पहले से ही हो गई है, और ये सब हम लोगों को मुबारकबाद है, क्योंकि काफी दिनों के बाद जो है पाकिस्तान में टर्न अराउंड इकोनॉमी का नजर आ रहा है। तो हम सबको अभी तो पता है कि दूर है टर्न अराउंड होना, लेकिन फिगर्स आने अच्छे शुरू हो गए। जबरदस्त। जफर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ा साजगार सा माहौल हो गया है, और हम आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज का दिन बड़ा जो है खास है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक तारीख रकम हुई है, 1050 मतलब जो पॉइंट्स तक वो पहुंच चुका है, और एक बड़ा संगे मील जो है वो अबूर किया है। क्या समझते हैं अब मजीद कितने इसमें तेजी आने के इम्कान है? देखिए, अभी तो थोड़ा सा मार्केट अभी ऑन है और थोड़ी सी डाउन है, 50,000 से नीचे बहुत मामूली सी कम है, लेकिन ये है कि 50,000 से जो टच हुआ है उसके बाद से हमें अभी ये लगता है कि अब फर्स्ट क्वार्टर में हम 55,000 का लेवल भी देख सकते हैं। अच्छा, 55,000 का लेवल भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे जफर मोती साहब के थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा ऑन हुआ है, ये जो बीच की कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो राइज कर रही है। इसमें वो कारोबारी हजरात जो कि अब सोच रहे हैं कि इस तरफ आ जाएं, उनके लिए कितनी फेवरेबल कंडीशन है बैनुल-अक़वामी तौर पर भी? बहुत फेवरेबल है, अच्छी कंपनियों के रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। जो कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर्ड है उनके प्रॉफिट्स माइंड ब्लोइंग हो रहे हैं, बहुत फिगर्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, तो लोग इधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, और रिटर्न्स अच्छे हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, डिविडेंड यील्ड भी अभी भी पॉजिटिव है, बाकी मुल्कों में होती नहीं है, इंटरेस्ट रेट लो हैं, तो फिक्स इनकम वाले भी यहाँ पर आ रहे हैं थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए। ठीक है। जफर साहब, ये भी बताइएगा साथ साथ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि तेजी तो बहुत दिखाई दे रही है, ताजिरों के लिए अब कितना ज्यादा आप समझते हैं कि ये बेनिफिशियल होगा, और एक नया जो रिकॉर्ड जो अब कायम कर दिया गया है, इससे मजीद भी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी बढ़ेगी, तो कितना फायदा होने वाला है? देखिए, आप कंपेयर करें पूरे रीजन में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है, इंडिया के को हमने आउट क्लास कर दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, और मार्केटें पुश हो रही हैं, तो जाहिर है जो इन्वेस्टर है, स्मॉल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे फॉरेन फंड्स हो, वो इस तरफ आ रहे हैं। जब बीच में हमारे हालात खराब हुए थे, बॉर्डर पर तोपें खुल गई थी और पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, तो जो फॉरेन फंड्स थे, जो हम जो कहते हैं कि जो अमेरिकन फंड्स थे, वो एग्जिट कर रहे थे, लेकिन हमारी मार्केट ने उसको भी सरवाइव किया, और उसमें हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन ने, हाई एंड के इन्वेस्टर्स ने और स्मॉल इन्वेस्टर्स ने खरीद की तरफ आ गए। अब वो उनका पोर्टफोलियो फॉरेन फंड्स का कम हुआ, लेकिन मार्केट पर बड़ा डैमेज नहीं आया। अच्छा, जफर मोती साहब, आप कह रहे थे कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को हमने बीट किया है, ऑफ कोर्स हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है, लेकिन जब भी हम कभी इंडिया से आगे निकलते हैं तो इंडिया कोई ना कोई इंटरप्शन जरूर करता है हमें पीछे धकेलने के लिए। इस दफा आप देख रहे हैं कोई और साजिश, कोई और किसी किस्म की खींचतानी इंडिया की जानिब से हो सकती है? देखिए, ये एक नेचुरल हैबिट होती है हर मुल्क की, चाहे वो जितना भी फ्रेंडली हो, कि पड़ोस मुल्क उससे आगे ना निकले। आपके ख्याल में जो यूरोपियन यूनियन बन गई, इसके बाद भी ब्रिटेन एग्जिट किया उसने,
जब आप देखते हैं तो दुनिया में ये नेचुरल है कि आपके अड़ोस पड़ोस का मुल्क है ना, जब आपके यहाँ इतना बड़ा सी पैक आ रहा है तो आपके दोस्त जब जल गए हैं तो दुश्मन तो जलेंगे ऑब्वियस है। तो वो जब होंगे तो उनका मेन एक एरिया होता है, एक इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका सिर्फ काम ये है कि इसको डिसबैलेंस किया जाए, सही, किसी भी इकोनॉमी को डिसबैलेंस किया जाए। तो उसके लिए इनके एजेंट्स यहाँ फिर रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान से भी पकड़े गए हैं, फाता से पकड़े गए हैं, केपीके में हैं, पंजाब में तो इन्होंने ट्रेड शुरू कर दी थी, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान से इंडिया के हालात बहुत अच्छे हो गए। तो वो इस तरह। हाँ, अच्छा, इसी मुतालिक जो है मैं एक क्वेश्चन आपसे मजीद भी करूंगी, लेकिन पहले हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर सहाफी इमरान सुल्तान। इमरान सुल्तान, एक दफा फिर इसी आपके साथ में बात करेंगे। अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जफर मोती साहब, जो कि यही कह रहे हैं कि नहीं, काफी अच्छा जो है, ऑन भी है ऑफ भी है, लेकिन फिर भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, लेकिन लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। इस पे आप मजीद क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पे ज़रबे अज़्ब की बात की कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है, जहाँ पर हमने कहा कि नहीं जी सी पैक आ गया है, वहाँ पर हुकूमत को आप कितना क्रेडिट देंगे या डार साहब की पॉलिसीज को कितना क्रेडिट जाएगा इस स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबी पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जफर मोती साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, क्योंकि ये उन ब्रोकर्स में से हैं जिनकी थर्ड जनरेशन जो है आज कैपिटल मार्केट्स में है। और जफर साहब बड़े खुशनसीब है कि उन्होंने ये 50,000 की जो है इंडेक्स देखा है। सेकंड ये कि डार साहब की पॉलिसीज चंद एक पॉलिसीज ऐसे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहे हैं, काफी इम्प्रूव हुआ, इंटरनेशनली आपके मार्केट ने काफी इम्प्रूव किया। दूसरी तरफ जब हम टैक्सेस के हवाले से चले जाते हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त टैक्स पेयर और फाइलर और नॉन फाइलर किया ये, और जिस तरीके से आप किया रियल एस्टेट के अंदर टैक्स के मामला को जो है काफी पेचीदा बना दिया गया है। तो लिक्विडिटी, देखिए पैसा है लोगों के पास, अब पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, पैसे से पैसा बनता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे में एक अच्छी ऑप्शन जो है वो लोगों को इस कैपिटल मार्केट की तरफ नजर आई थी। अच्छा, जो नॉन फाइलर है इमरान सुल्तान, उनको भी बहुत फायदा होगा? नहीं, इसका नथिंग टू डू विद नॉन फाइलर। मैं तो बात कर रहा था कि जिस तरीके से रियल एस्टेट मार्केट में जो है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, वहाँ पे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अब इतनी करना आसान सहल नहीं रहा, तो वो पैसा आपके कैपिटल मार्केट्स की तरफ बहुत ज्यादा आया है। फिर दूसरा ये कि ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस थी, ऑयल प्राइसेस, वो नीचे $25-26 पर बैरल तक आ चुकी थी, अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हुई है। तो उसके साथ साथ इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से कैपिटल मार्केट जो है वो काफी बेहतर हुई, वरना दुनिया भर की मार्केट जो है वो बुरी तरीके से गिर रही थी और हमारे कुछ अपने अलग इश्यूज थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आपकी मार्केट जो है ये कैश के ऊपर मार्केट है। एक जमाने में जब जफर हम लोग ये प्रोग्राम किया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, 2005 की, तो उस वक्त एक दिन में 1 अरब शेयर्स ट्रेड हुए थे और जफर साहब को पता है कि वो कितनी रिस्की मार्केट थी। और उसके बाद 2008 में एक ऐसा वक्त आया कि जो सेटलमेंट है वो मुश्किल हो गई और तकरीबन 3 महीने के लिए स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ा। और ये एक हमारा ऐसा डिसीजन था, ना आक़िबत अंदेश हमारा डिसीजन था, जिसकी वजह से हमें पादाश में हमें जो इमर्जिंग मार्केट से निकाल के अगर फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जफर साहब यकीनन इस बात की तायद करेंगे कि हमने उस तारीखी बहुत बड़ी गलती से बहुत कुछ सीखा और मुज़म्मम इरादा किया कि अब हम अपने इंतजामी उमूर में हमारी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें हम तब्दीली लेकर आएंगे। और आइंदा हमने अपने जो देखें, सबसे पहले जो है JP मॉर्गन जो है यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वापस चला गया था और वो बहुत खराब सिग्नल था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को, उस कॉन्फिडेंस को हमने रिस्टोर किया। तो मैं चाहूंगा जफर साहब से आप ये जरूर पूछें, अगर वो लाइन पे है, मेरी बात सुन रहे हैं, कि हमने 2005, 2008, 2011 के क्राइसिस से जो कुछ भी सीखा, क्या आज हम इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे हैं कि वाकई हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पाकिस्तान कैपिटल मार्केट्स में ले आ पाएंगे। जफर साहब इस वक्त हमारे साथ ही हैं, उनकी जाने बढ़ते हैं। जफर साहब, आपने इमरान साहब का सवाल सुन लिया है, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान ने जब पहला प्रोग्राम किया तो उसने आज मार्केट और क्रैश रात में उसमें लिखवा दिया था, जो हेडिंग में था। और फिर उस टाइम हम 2-3 स्टॉक ब्रोकर्स होते थे जो आते थे चैनल्स पर ज्यादा, तो रोज जो है शोर शराबा, फिर इन्वेस्टर्स की डायरेक्ट कॉल्स, लाइव कॉल्स लेते थे
उनको काम डाउन करते थे। उस टाइम ये हुआ था कि आउट ऑफ रीच लोगों ने काम कर लिया था, यानी अगर उनकी जेब में 1000 रुपए थे तो उन्होंने 1 लाख रुपए का नहीं 10 लाख रुपए का काम कर लिया था। और इस तरह का हाल था कि 20% हमारी क्लाइंट्स जो थी वो फीमेल थी, उनको पता ही नहीं था कि एग्जिट कैसे करते हैं, मार्केट से सेल कैसे करते हैं, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कैसे करते हैं। और मार्केट में उन्होंने ऐसे लॉसेस किए कि उनके अपार्टमेंट्स बिके, उनकी ज्वेलरी बिक गई, इतना हाल खराब हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है फ्यूचर्स के ट्रेड बिल्कुल बैंड हो गई, शॉर्ट सेल बैंड हो गया, सब चीजें जो बैंड हुई उससे ये हुआ कि कैश मार्केट बन गई। तो फिर उसको मोमेंटम लाते 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 2005 के बाद 6-7 हमने अच्छा देखा, फिर 8 का क्रैश इतना था कि 3 महीने मार्केट बन रही, जो इमरान सुल्तान कह रहे हैं। उसके बाद से 8 से लेकर 13 तक तो हमारी मार्केट में कोई काम ही नहीं था, यानी समझे 5 साल तक तो हम लोग यूं ही बैठे रहते थे कि सुबह से आके बैठे हो, थोड़ा बहुत काम हो और ऑफिस में एक दूसरे की लंच वंच करें और देन वी गो होम। अब जाकर 13 के बाद से 14-15 जो है ना, उसने मोमेंटम बहुत अच्छा दिया और 16-17 तो आपके सामने है ही है। और जफर साहब, ये वही टाइम है जब हुकूमत ने टेक ओवर किया। हम देख रहे थे कि बड़े क्राइसिस में था स्टॉक एक्सचेंज और एकदम से इसमें जो तब्दीली आई है, हुकूमत को जितना इसका सहरा जाता है वो तो अपनी जगह है। क्या समझते हैं कि सारा का सारा सहरा जो है इस वक्त सीपैक को जाता है इसका? नहीं, सीपैक को भी नहीं, जो कंपनियां हैं ना, एक और जो चीज कई लोग बात करते हैं, डरते हैं और मैं करता हूँ कि आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुई ना 10-15 साल से, तो जो पुरानी इंडस्ट्री है उसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो जाहिर है आप उनके प्रॉफिट्स बढ़ते ही चले जाएंगे। अब आपको देखें कि गरीब आदमी को कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो उसको लिवर ब्रदर से शैम्पू लेना पड़ेगा, लकी सीमेंट से सीमेंट लेना पड़ेगा, नेस्ले से पानी लेना। ठीक है, हमारी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। मेंबर स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती साहब यहाँ पर मौजूद थे, जो कि बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे। और एक दफा फिर अपने सीनियर एंकर पर्सन इमरान सुल्तान की जानिब चलेंगे। इमरान सुल्तान, हमने जब आपकी बात जो है बताई उनको, बल्कि उन्होंने खुद भी सुनी, तो वो यही कह रहे थे कि जी किस तरीके से हम स्टैटिक रहे और किस तरीके से डाउनफॉल था 2005 में और 2011 में। लेकिन सुल्तान, ये डाउनफॉल भी आता है, राइज भी करती है, लो डाउन भी करती है। एक ब्रोकर के लिए कितना जरूरी होता है स्ट्रेटेजी बना के चलना, स्टैटिक रहना, तमाम फेवरेबल कंडीशन हो या फेवरेबल कंडीशन ना हो, स्टैटिक रहना कितना जरूरी होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2005, 2008 और 2011 की जो क्राइसिस थे, उससे जो चीज हमने लर्न की है, वो सबसे पहली ये चीज है कि ब्रोकर का काम सिर्फ ब्रोकरेज होना चाहिए। ब्रोकर का काम अदर देन दिस और सारी चीजें नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में ब्रोकर्स जो है वो सिर्फ बाय सेल करवा के और अपना कमीशन लेते हैं, तो हार्ड एंड फास्ट यही एक रूल होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा चीजों में देखा है कि ब्रोकर्स जो है वो अपने फंड्स भी लेकर आए, ब्रोकर्स के अपने इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं। फिर इसके अलावा ब्रोकर्स का बहुत सी जगहों पे हमने और भी इन्फ्लुएंस देखा, तो वो हमेशा उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये आज जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट बन गया, तो ये दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट इस वक्त जो है वो रिटर्न के हवाले से है, इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से नहीं है, सेफ्टी के हवाले से नहीं है इस वक्त। तो हम यही चाह रहे थे, और अभी जफर से जो हमारी बात चल रही थी, तो आज टीवी वाहिद वो चैनल है जिसने सिंसियरली इस मार्केट के क्राइसिस को हल करने में पार्टिसिपेट किया। आप अगर बिजनेस रिकॉर्डर्स के एडिटोरियल्स पढ़ें 2005 के, 2008 के, 2011 के, तो उसमें हमेशा सजेस्ट यही किया गया कि एक चाइनीज वॉल जो है वो लेकर आई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के काम को अलग किया जाए, ब्रोकर के काम को अलग किया जाए, और सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको खत्म किया जाए, और साथ ही साथ जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको सेव किया जाए, तो एग्जैक्टली यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि पाकिस्तान अब इंटरनेशनल मार्केट में तो पाकिस्तान के लिए बड़ी स्पेस बन चुकी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में अब आ रहे हैं, तो जो छोटे ताजिर हैं उनके लिए सब में क्या पर्क्स हैं? ये इस वक्त जो हम देखिए, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना का फ्यूचर एक्सचेंज, शेंजन स्टॉक मार्केट और उनके 3 एक्सचेंजेस मिलके वो पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान में आके 40% शेयर जो है उन्होंने लेके और एक स्ट्रेटेजिक बायर बन गए। अब स्ट्रेटेजिक बायर जब वो बनेंगे तो इंतजामी कंट्रोल उनके पास आएगा। फिर वो सबसे पहले जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस होगी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के हवाले से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, वो उसको लेकर आगे चलेंगे। देखिए, रिटर्न कहीं पे भी आ सकता है, रिटर्न आना इतना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात सारी ये है कि रिटर्न के साथ साथ अगला जो इन्वेस्टर है ना, वो ये देखकर आएगा कि आपकी मार्केट सिक्योर कितनी है।
प्रॉफिट लॉस हर कारोबार का हिस्सा होता है, नफा नुकसान दुनिया के हर कारोबार में होता है, लेकिन वो नफा नुकसान जायज तरीके से होना चाहिए। वो नफा नुकसान इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो इश्यूज है या आपके यहाँ कुछ सिस्टमिक इश्यूज है और उस सिस्टमिक इश्यूज की वजह से मार्केट गिर जाए और मार्केट ऐसी। ठीक है, इमरान सुल्तान अब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। हमें मुआशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। क्या कहेंगे, आज एक इतनी अच्छी खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीखी सफर तय किया आज। हाँ देखिए, इसका बड़ा वक्त से इंतजार था कि 50,000 पॉइंट्स कब होगी और लोग समझना चाह रहे हैं 50,000 पॉइंट्स का मतलब क्या है। जी इसका कोई मतलब नहीं है, एक सिर्फ हाफ सेंचुरी है। बाजार 50,000 भी होती है, 60,000 भी हो सकती है, 45,000 भी हो सकती है, लेकिन ये कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 50,000 स्टॉक एक्सचेंज पे इंडेक्स गया है, तो ये इसके लोग जो है एक अलग तरीके से इसकी खुशी मना रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस 50,000 के ऊपर कायम रखना है ना, वो असल बात है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि 50 हाफ सेंचुरी बना के क्रिकेटर आउट हो जाता है जी, और फिर आप मैच भी हार जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 50,000 हो गए तो फिर एकदम आउट होना शुरू हो और मार्केट गिरे और सरमायाकारों का नुकसान हो। तो असल कामयाबी उस वक्त होगी जब हम मुसलसल 50,000 पॉइंट्स। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी मुजम्मिल साहब के अब आगे क्या करना होगा। अभी ऑलरेडी हम एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जिसमें हमने तारीख तो बना ली है, लेकिन उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करना होगा। ऑलरेडी बड़ा लंबा पीरियड था जिसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। देखिए, हम तो हमसे मुराद की मतलब एक तो ये होता है कि हुकूमत की जो पॉलिसी में तसलसल है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी रहे। मतलब अभी आपको आजकल पता है पनामा गेट्स के इशू चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दुनिया की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आइसोलेशन में, दुनिया में बैरूनी मुल्क में भी अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चलती रहेंगी तो पाकिस्तान पे भी उसका असर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा हो रहा है कि फॉरेनर्स जो है पाकिस्तान के माशी हालात और पॉलिटिकल हालात खास तौर पे देखते हुए पिछले 3 महीने से सेलिंग कर रहे हैं। ये तो लोकल लिक्विडिटी है, लोकल्स, क्योंकि उनके पास लोकल्स ने जो है मार्केट संभाली दी है, तो अब ये कब तक लोकल संभाल सकते हैं, ये भी एक सवाल है। हाँ, ये भी एक सवाल है कि लोकल्स जो है ये मार्केट कब तक संभालते हैं। लेकिन जो भी कंडीशंस है, लेकिन फिलहाल तो बड़ी फेवरेबल कंडीशन है। तो मुजम्मिल असलम साहब ये बताइए, बैन अल-अक़वामी दुनिया जो है उसके ऊपर आज क्या परसेप्शन गया होगा? क्या उन लोगों के ब्रेन बिल्डिंग हो रही होगी कि हाँ हम भी जा सकते हैं पाकिस्तान? देखें, ऑब्वियसली हेडलाइंस तो बनती है। आज ब्लूमबर्ग में हेडलाइन बनेगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल में हेडलाइन बनेगी, और जब वो हेडलाइन बनती है तो बहुत सारे लोग जो आपकी तरफ नहीं देख रहे होते उनकी तवज्जो भी मरकूज हो जाती है और फिर वो भी फिर रिसर्च करते हैं कि आया भाई यहाँ क्या हो रहा है ऐसा। तो इसका एक हेडलाइन इम्पैक्ट जरूर है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं मुजम्मिल असलम साहब। दूसरी जानिब इमरान साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें वक्त दिया और बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। और बड़ी जबरदस्त कामयाबी है, बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और 2013 के बाद से जो है वो हम देख रहे हैं ये वो टेन्योर है जब हुकूमत ने कंट्रोल संभाला है और हालात पाकिस्तान के लिए मजीद। और बस अल्लाह करे कि ये जो लोकल मार्केट का ये सारा कुछ सिनेरियो है ये इसी तरीके से कायम और दायम रहे। वो सही कह रहे थे मुजम्मिल असलम साहब कि हमने हाफ सेंचुरी तो कर ली, अल्लाह करे हम फुल सेंचुरी भी करें। बट बेस्ट ऑफ लक उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो है जो जुड़े हुए हैं उनको। आज उनके लिए आज बड़ा तारीखी दिन है। आप सबको बहुत बहुत विशेष गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से। और हम क्योंकि आज बात अहम थी, बहुत बड़ी बात थी, तो बहुत सी चीजें बीच में रह गई शो के हवाले से, लेकिन अभी भी हमारे साथ गुलफ्शा मौजूद है। गुलफ्शा सॉरी, पहले आपको तो बहुत इंतजार करा पर खबर बहुत बड़ी थी तो हमें इस तरफ जाना ही पड़ा। सब्जियां बीच में रह गई, सब्जियां बीच में रह गई। सब्जियों की जो है वो सेंचुरी कब हो रही है पाकिस्तान में? ये तो फिर जो लोग ये कहते हैं हमें पका के सब्जी खानी है, आप कुछ मैसेजेस दे दें उन लोगों को जो सब्जियां नहीं खाते, बहुत ही और स्पेशली उन खवातीन को जो खाने बनाती है घर में, किस किस तरह से आप इन सब्जियों का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में? देखें, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप सब्जियों को कच्चा खाएं और सब्जियां खाना ज़रूरी है। और मैं हमेशा जो मेरे पास क्लिनिक्स में भी आती हैं माएँ, वो ये कहती हैं मैं क्या करूं, बच्चा हमारा खाता ही नहीं है। उसके लिए बेस्ट चीज़ है जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे की, जब उसे 6 महीने से ठोस गज़ा देना शुरू करते हैं तो उस वक्त आप उसकी गज़ा में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बस चिकन का
इस्तेमाल ज्यादा करें, मुर्गी खिला दें बच्चे को, गोश्त खिला दें नहीं। उसी वक्त से आप जब सब्जियां खिलाना शुरू करेंगे, वो सब्जियां जो मोस्टली बच्चे नहीं खाते तो वो लेटर इन लाइफ उनके टेस्ट बड्स उसी के डेवलप होंगे और वो खाना शुरू करेंगे। सो बेस्ट चीज है सब्जियों से, अगर खूबसूरत दिखना है, खूबसूरत लगना है तो सब्जियां खाइए। बिल्कुल, अब तो पूरा पाकिस्तान सब्जियां खाएगा। गुल अफशा हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी और उन्होंने यही कहा है कि अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं, गोरे दिखना चाहते हैं, तो ईट वेजिटेबल। और जनाब आज स्टॉक एक्सचेंज की खबर भी सामने आ गई थी, जिससे हमारा दिन बड़ा खुशगवार हो गया है, लेकिन कुछ सेगमेंट्स जो रह गए हैं इंशाल्लाह कल हम फिर आपको दिखा देंगे, नया नया टैलेंट भी मिलवाएंगे और बहुत सी बातें भी होंगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है खत्म, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन आज न्यूज़। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।